हमने बैक बॉन्डिंग का पढ़ा था। तो बैक बॉन्डिंग को मैंने 2 पार्ट्स में पढ़ाना है। एक पार्ट ऑलरेडी हम लोग कल पढ़ चुके हैं और आज बैक बॉन्डिंग के कुछ क्वेश्चंस वाले पार्ट डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले कल जो होमवर्क दिया गया था VS EPR थ्योरी का, उसके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। मैं आंसर्स बता देती हूँ, अगर किसी का कोई भी ऐसा डाउट है कि जो नहीं समझा है या नहीं पता है तो उसमें फिर वो बता देना, मैसेज कर देना, ठीक है। चलो तो डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। पहले आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें आपको पूछा जा रहा है क्या कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव sp3d हाइब्रिडाइजेशन विथ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। ओके, तो SF4 पूरा दिमाग में अपना सोचो कैसा रहेगा। सल्फर ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, 1 लोन पेयर है, यानी कि इसमें स्टेरिक नंबर आएगा 5। स्टेरिक नंबर यदि 5 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगी। ओके, और sp3d अगर है तो यहाँ पर उसकी जो 2 कंडीशंस हैं sp3d वाली, ये हम लोगों की फुलफिल हो रही हैं। sp3d भी है और उसके पास 1 लोन पेयर भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है, ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का कैसा है, करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर 1 कहाँ कहाँ नहीं है वो तुम देख लो। तो ऑप्शन नंबर 4 में नहीं है, तो 4 वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इसको काट दो। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम लोग, जो हम लोगों को ईजी लग रहा है पहले उसमें कर लेते हैं। लेट्स से जेनॉन है O2F2, तो O2 यानी कि डबल बॉन्ड बन रहे होंगे, ठीक है, 2-2, और F2 यानी कि सिंगल बॉन्ड बन रहे होंगे। मतलब ये वाली चीज़ कुछ इस तरीके से दिख रही होगी। मैं एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ रफ स्ट्रक्चर बना रही हूँ। जेनॉन अपने आजू बाजू कितनी बिंदियाँ रखता है, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है, 8। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक बाकी है, तो वो मतलब 2 बाकी हैं, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन भी आपकी sp3d है और यहाँ पे भी लोन पेयर है। मतलब थर्ड ऑप्शन सही है। तो 1 और 3 दोनों होने चाहिए। तो 1 और 3 वाला कॉम्बिनेशन तो तीनों ही ऑप्शन में है, राइट। 1 और 3 वाला ऑप्शन तो तीनों ही कॉम्बिनेशन में है। चलो नेक्स्ट आप आ जाओ ClOF3, उसको चेक कर लेते हैं। तो सेंट्रल एटम कौन रहेगा, Cl। तो Cl ने O के साथ बॉन्ड बनाया है, तो Cl ने ज़रूर डबल बॉन्ड O बनाया होगा और बाकी के ऐसे 3 फ्लोरीन रहे होंगे। तो कितने बॉन्ड वो बना चुका है, 1 2 3 4 5, ये रहा 6 और ये रहा 7, ठीक है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना उसके पास 4। इस हिसाब से स्टेरिक नंबर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो स्टेरिक नंबर यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 5। यहाँ पे भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ पर भी आप लोगों का 1 लोन पेयर। तो ऐसे में 4th वाला भी आपका क्या है, एक आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग वाला आंसर है। तो 3rd नहीं हो सकता क्योंकि 4th वाला भी सही है, ठीक है। तो 2nd हो सकता है। अब एक बार काम कर लो, 2nd को भी चेक कर लो। PCl4 पॉजिटिव, फॉस्फोरस 4 बॉन्ड बना रहा है और उसके आजू बाजू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, 5। तो 5 की वो एक डॉट हम देंगे नहीं क्योंकि ऊपर प्लस है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना है, 4। स्टेरिक नंबर 4 यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो करेक्ट आंसर इज 2, ये इस तरीके से, ठीक है। तो आपको क्या आना चाहिए, चाहे आप हाइब्रिडाइजेशन करो, चाहे आप VBT करो, या चाहे आप लेविस स्ट्रक्चर करो, स्ट्रक्चर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो आपको बनाते आनी चाहिए। तो देयरफॉर जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर है आपका 2nd ऑप्शन, 1 है, 3 है और उसके साथ ही साथ 4 है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। ओके, तो सबसे पहले जो एक चीज़ पूरी दुनिया में सबको पता होगी, BF3 का स्ट्रक्चर, इवन हमने कल ही बैक बॉन्डिंग पढ़ी है, तो BF3 का स्ट्रक्चर या शेप आपको ना पता हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो BF3 होता है ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि 3 का 3 बराबर। NH3 का स्ट्रक्चर क्या टेट्राहाइड्रल होता है। कई लोग जल्दबाजी में कर देंगे कि हाँ उसका स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल होता है, तो या फिर उनको लगेगा कि नहीं स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल नहीं होता है, उसका तो पिरामिडल होना चाहिए। बट पिरामिडल तो ऑप्शन में ही नहीं ना। तुम बोलोगे कि नहीं नहीं मैडम देखो है ऑप्शन में, देखो ट्राइगोनल पिरामिडल। तो तुम यहाँ पे एक चीज़ देखो, दिस इज ट्राइगोनल पिरामिडल, यानी कि ट्राइगोनल पिरामिडल का मतलब क्या होता है, वो एक ट्राइंगल प्लेन और ट्राइंगल प्लेन के ऊपर में एक पिरामिड। sp3d हाइब्रिडाइजेशन वाला है ये केस। हमको NH3 में सिर्फ पिरामिडल चाहिए होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं, ठीक है। तो उनसे ये भी एक गलती होती है। अच्छा चलो जाने दो, होती होगी, मेरा क्या जा रहा है। तो इसका मतलब देखते हैं आगे और ऑप्शंस को वर्कआउट करते हैं एक एक करके। SO2 का स्ट्रक्चर किस प्रकार से दिखता है, SO2 खुद ऐसा दिखता है, ये ऐसा, ये होता है आपका SO2। कौन सी शेप है बताओ, कौन सी शेप है ये आप लोगों की,
ये साफ साफ आंखों से देख के पता चल रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अंदर से ही हमारे पास एक फीलिंग आ जाती है कि अच्छा अगर तुम sp2 हाइब्रिडाइजेशन के हो तो तुम्हारी जो शेप होती है वो शेप कैसी होनी चाहिए, आपकी ट्राइगोनल प्लेनर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया है, तो लोन पेयर की वजह से इसकी शेप बदल जाएगी, बराबर, इसकी शेप क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो ऐसे में अब ये जो नई शेप आई है, ये आप लोगों की नई शेप क्या है? क्या ये लीनियर है? नहीं, तो ऑब्वियसली लीनियर नहीं हो सकता, ट्राइगोनल प्लेनर नहीं हो सकता, टेट्राहेड्रल नहीं हो सकता, ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बनता है, वो है बेंट शेप। ठीक है, एक ही ऑप्शन बचता है, वो कौन सा है आप लोगों का? बेंट शेप। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका बेंट शेप, बराबर। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया कि SO2 यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो है उसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट। अब देखो, ऐसे ऐसे ऑप्शन ढूंढो जिसमें सेकेंड का फर्स्ट दिया हो। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो ये 2 का 2 बोल रहा है इन दोनों ऑप्शन में, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही रूल आउट हो गए। अब आपको अगर अपना आंसर सिलेक्ट करना है तो या तो 1 में से देखोगे या तो 3 में से देखोगे। ठीक है, अच्छा, तो अभी यहाँ पे ये तो 2 का 1 इधर में भी है, चलो अच्छी बात है। अब देखो BF3, इसका हम लोग पहले ही डिसाइड करके बैठ चुके हैं। ठीक है, BF3 इसका ऑलरेडी हम लोग पहले डिसाइड करके बैठ चुके हैं। कितना? BF3 का 3 होना चाहिए। तो इकलौता ऑप्शन जो हमारे दोनों आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है वो ये है। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी ऑप्शन तुम खुद देखो, मुझे पढ़ने की समझने की नीड भी नहीं पड़ रही। आपने अगर थोड़ा सा भी ब्रेन लगाया है तो बाकी ऑप्शंस आपको देखने ही नहीं पड़ते। मैं तो सबसे पहले उन ऑप्शंस को हटा देती हूँ जो मेरे मैच नहीं, मतलब जो मेरे आंसर के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। ठीक है, जो एक नहीं चल रहा बाकियों को चेक करके मतलब ही क्या है? हमें तो एक ऐसा सेट चाहिए ना जो पूरी तरीके से सही हो। ऐसा सेट नहीं चाहिए कि 3 सही है 1 गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी ये देखो जेनॉन F4 यानी कि जेनॉन अपने आजू बाजू में 4 फ्लोरीन रखेगा, और वैसे जेनॉन के आजू बाजू में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड बनाया है, 5 6 7 8। तो यहाँ पे 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर यानी कि टोटल स्टेरिक नंबर 6। और अगर स्टेरिक नंबर 6 है तो ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का केस है। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल होती है। मतलब उसके प्लेन स्क्वायर शेप का होता है, उसके स्क्वायर शेप के ऊपर एक परपेंडिकुलर, उसके स्क्वायर शेप के नीचे एक परपेंडिकुलर। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है ये तो ट्रायंगुलर प्लेन है, ये देखो ट्रायंगल का प्लेन है, और ऑप्शन नंबर 4 में भी ट्रायंगल का प्लेन है। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में तो उसका जो प्लेन होना चाहिए वो प्लेन उसका स्क्वायर होना चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 गलत है, बराबर। अब उसमें भी यहाँ पे 2 लोन पेयर रख दिए, तो 2 लोन पेयर रखना है, इसका मतलब क्या कि आप लोगों को sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में तुम बोलोगे मैडम ये भी सही है, ये भी सही है, इधर भी 2 लोन पेयर, इधर भी लोन पेयर, लेकिन नहीं। ठीक है, बेंट्स रूल का रूल है कि जब आपको sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में 2 लोन पेयर रखने हो तो उनको कितने डिग्री पे रखना चाहिए? एक दूसरे से अपोजिट, यानी कि 180। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3rd। यहाँ पे ये दोनों लोन पेयर इस तरीके से रखना हम लोगों के लिए नॉट अलाउड है, इसीलिए इस ऑप्शन को हमने रिजेक्ट किया। ठीक है, तो अगर आपको कभी पूछा जाए कि राइट स्ट्रक्चर क्या है, तो राइट स्ट्रक्चर 2 ही केसेस में पूछा जा सकता है, sp3d के केस में, sp3d2 के केस में बस, या फिर sp3d3 के केस में। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे दिमाग पे ये आना चाहिए कि प्लेन कैसा दिखेगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो उसका प्लेन ट्रायंगुलर दिखता है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो उसका प्लेन स्क्वायर दिखता है, और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 है तो उसका प्लेन कैसा दिखता है? पेंटागोनल दिखता है। तो इसी कंसेप्ट से पहला और चौथा ऑप्शन रूल आउट करने में कितनी मदद हो गई। आगे बढ़ते हैं। आपको दिया गया है कुछ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम आर नॉट इक्वल। ओके, तो इसके लिए हमको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो आ जाते हैं आप लोगों के H2O में, ये रहा H2O, यहाँ पे ये रहा। तो क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स। ओके, तो देखो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने हैं? पानी के केस में 2, बॉन्ड पेयर्स भी कितने? 2। तो यहाँ तो इक्वल है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। हमें वो ऑप्शन देखना है जहाँ पे ये चीज़ ऐसी आ रही हो कि नॉट इक्वल। अच्छा, O2F2 देखो, तो O2F2 को तो तुम जानते हो, उसका कुछ बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इस प्रकार से है ना, ये ऐसा।
अभी किसी एक ऑक्सीजन को मैं देखूं तो उसके ऊपर ऐसे 2 लोन पेयर हैं और बॉन्ड पेयर भी कितने, एक फ्लोरीन के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ, तो लोन पेयर भी 2 हैं और बॉन्ड पेयर भी 2 हैं, बराबर। लोन पेयर भी 2 हैं और बॉन्ड पेयर भी 2 हैं। तो ऐसे में तो O2F2 वाला जो ऑप्शन है, ये O2F2 वाला ऑप्शन भी आप लोगों का चला गया, ठीक है। अच्छा, अब कोई बात नहीं, तो यहाँ पे भी इक्वल है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। HCl2 में आ जाते हैं, सल्फर में। सल्फर ने 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 रखता है, तो 2 बना चुका है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। देखो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो सीधा सीधा कोई भी इंसान I3 नेगेटिव को टिक कर देगा, उसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो स्ट्रक्चर बना सकते हो, बट मुझको पता है ना कि नहीं है, क्योंकि 3 ऑप्शन में नहीं है तो ऑब्वियसली चौथे ऑप्शन में होगा ही होगा। सो देयरफॉर इट टिक्ड, बराबर। अदरवाइज तुम स्ट्रक्चर बना के भी ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हो। विच हैज़ द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, XXX, ओके। X यहाँ पे जो है वो हैलोजन को बताता है कि यहाँ पे हैलोजन है, ओके। तो देखो कॉमन चीज़ क्या है आप वो देखते हैं, और पहले ये डिसाइड करते हैं सेंट्रल एटम क्या है। सेंट्रल एटम है सल्फर, तो चारों ही ऑप्शन में सेंट्रल एटम सल्फर है। बॉन्डेड एटम ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये भी चारों ऑप्शन में है। बट बॉन्डेड एटम यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ पे आयोडीन है, ओके। तो हमने केसेस बनाए हुए थे, ठीक है, बराबर। केसेस बनाए हुए हैं, क्या क्या केसेस बनाए, अगर सेंट्रल एटम वेरी कर रहा है तो, ठीक है। और हमने एक केस ये भी बनाया है कि अगर आप लोगों का बॉन्डेड, ठीक है, एटम वेरी कर रहा है तो उसमें बताया है कि अगर सेंट्रल एटम वेरी करेगा तो ये नियम, बॉन्डेड एटम अगर वेरी करेगा तो ये नियम, बराबर। अच्छा, तो अभी यहाँ पे आप लोगों को ये साफ साफ दिख रहा है कि साइड एटम वेरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, साइड एटम आप लोगों का वेरी कर रहा है। तो जब साइड एटम वेरी करता है तो उस साइड एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एंगल के, बराबर। उस साइड एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एंगल के। जितनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना आप लोगों का छोटा बॉन्ड एंगल दिखता है। ये हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा, याला तो लॉजिक हमारा डन हो चुका है। साइड एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बॉन्डेड एटम्स के कैसी रहती है, इन्वर्सली रहती है, बराबर। लेकिन यहाँ पे कुछ मैंने रूल भी लिखवाया था, रूल कुछ वहाँ पे एक एक्सेप्शन करके लिखवाया था। एक्सेप्शन मैंने ये कहा था कि आप हर जगह ये रूल लगा लेना सिवाय किस चीज़ के, फ्लोरीन के। बताया था कि हर जगह ये रूल लगा लेना सिवाय एक जगह के, किस जगह के, फ्लोरीन के। तो फिर इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ, इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप ऑक्सीजन को हटा दो, फिलहाल आपके गेम से ऑक्सीजन को हटा दो। क्यों ऑक्सीजन को मैं हटा रही हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन तो आप लोगों का हर जगह क्या है, सेम चल रहा है, बराबर। इसीलिए मैंने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, हटा दिया आप लोगों की आंखों के सामने से, बराबर। अच्छा, अब आगे आप लोगों के पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो लेट्स इमेजिन ये सल्फर और इधर पे ये फ्लोरीन लटक रहा है। लेट्स इमेजिन ये सल्फर, यहाँ पे क्लोरीन लटक रहा है। अब तुम तो जानते हो कि फ्लोरीन और सल्फर के बीच में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। सबको पता है कि आपके हैलोजन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो जितने भी बॉन्डेड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स थे वो उनकी क्राउडिंग यहाँ शुरू हो जाएगी, यहाँ, ठीक है, उनकी क्राउडिंग यहाँ शुरू होगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसकी, सल्फर वर्सेस क्लोरीन की, तो सल्फर वर्सेस क्लोरीन की अगर मैं बात करूँ तो सल्फर वर्सेस क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, थोड़ा से डिफरेंस में थोड़ा सा वेरी करेगा। वो क्यों होगा, बराबर, वो क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सल्फर की तरफ ज़्यादा हो जाएगी और ऐसे में यहाँ पे रिपल्शन क्रिएट होने लगेगा। यहाँ पे रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ेगा और यहाँ पे तो ये फ्लोरीन वैसे भी दूर दूर थे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी दूर दूर है, तो देयरफॉर बॉन्ड एंगल सबसे लीस्ट इस केस में होगा। इसके हिसाब से भी क्वेश्चन किया जा सकता था, बट वो मत करना, ठीक है। इसको इस तरीके से क्या करो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरह शिफ्ट हुई है, ठीक है। अगर सेंटर की तरफ शिफ्ट हो रही है, सेंट्रल एटम की तरफ, तो सेंट्रल एटम में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएंगे तो वहाँ पे रिपल्शन बढ़ जाएगा और रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए बॉन्ड एंगल बढ़ता है। आगे 6th में आ जाओ। अच्छा, 6th में बोला जा रहा है कि आपको Pi3, AsI3 और SbI3 दिया है, ओके। द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम इन Pi3, ठीक है। साफ साफ देखो दिख भी रहा है
कि ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, और ज़्यादा डिक्रीज़ अगर फॉस्फोरस वाले या नाइट्रोजन फैमिली में नहीं हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए ड्रैगोज रूल। ठीक है, तो ये ड्रैगोज रूल के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम इन PI3। अब तुम्हें बताना है कि PI3 में बॉन्ड एंगल मैक्सिमम क्यों है। तो ड्रैगो रूल हम लोग किस कंसेप्ट पे करते थे, मतलब क्या था ड्रैगो रूल का पूरा हिसाब किताब, तुमने तो पढ़ लिया है ड्रैगो रूल। तो ड्रैगो रूल में सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। ठीक है, वहाँ पे क्या होती है, आप लोगों की ओवरलैपिंग होती है। इसीलिए जो आपका नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन वाले में हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से वहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, और बाकी के जो 3 होते हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि नहीं होती, उसीलिए उनका बॉन्ड एंगल नाइट्रोजन वाले के कंपेयर में कम हो जाता है, बट बहुत कम डिक्रीज होता है। अब ये बहुत कम डिक्रीज यहाँ पे आखिर क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, सेंट्रल एटम आप चेंज कर रहे हो। यहाँ पे आप क्या चेंज कर रहे हो, सेंट्रल एटम चेंज कर रहे हो। अभी बताएं ऊपर वाले क्वेश्चन में कि जब भी बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करना होता है, हम क्वेश्चन को इस तरीके से क्लासीफाई करते हैं कि सेंट्रल एटम आपका फिक्स है कि बॉन्ड साइड एटम फिक्स है। तो इस वाले केस में इस बार क्या फिक्स हो रहा है, आपका सेंट्रल एटम वेरी कर रहा है, और फिक्स क्या हो रहा है, साइड एटम। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बातचीत करूं तो फॉस्फोरस, आर्सेनिक और आपका एंटीमनी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी फॉस्फोरस की, बराबर। आपकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, आपके फॉस्फोरस की होगी। ओके ठीक है, बाकी आयोडीन तो हर जगह आप लोगों ने क्या रखा है, सेम रखा है। अच्छा, अब इसको करेंगे कैसे, इसको मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ, जगह थोड़ी सी चाहिए। हाँ देखो, 2 मिनट। ये है आप लोगों के पास क्या था वो, PI3। ठीक है, यहाँ पे PI3, यहाँ पे PI3, यहाँ पे लेट से PAS, और यहाँ पे PAS, और यहाँ पे PAS। ठीक है, तो अगर मैं अच्छा एक मिनट, यहाँ AS था और यहाँ तो आई था ना, 1 मिनट। ठीक है, अभी I की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तो फिक्स कर दी गई है, बराबर। अच्छा, अब सेंट्रल एटम यहाँ पे फॉस्फोरस है। ठीक है, अब ये I और P के बीच में अगर कोई तुमसे पूछेगा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो तुम क्या बोलोगे कि फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है बल्कि। मतलब आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस वर्सेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडीन, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आर्सेनिक वर्सेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडीन। तो सब जानते हैं कि यही पैटर्न होगा। लेकिन अगर मैं फिर भी पूछूं कि जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस डेल्टा EN ऊपर वाले केस में ज़्यादा होगा कि डेल्टा EN नीचे वाले केस में ज़्यादा होगा, तो ऊपर वाले केस में ज़्यादा होगा कि फॉस्फोरस तो क्योंकि आर्सेनिक से भी ऊपर आता है ना, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी उससे कम हो रही होगी या ज़्यादा रही होगी, जो भी है। अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ है, यहाँ इकट्ठा हो रही है बहुत सारी। अब बताओ यहाँ पे भी, इसमें AS और I में भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पे इकट्ठा हो रही है, वो भी यहाँ पे इकट्ठा हो रही है। बट तुमसे अगर कोई पूछेगा कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ इकट्ठा होगी, तो तुम सब बोलोगे फॉस्फोरस में ज्यादा इकट्ठा होगी। क्यों फॉस्फोरस में ज्यादा इकट्ठा होगी, फॉस्फोरस में ज्यादा क्यों इकट्ठा होगी, आर्सेनिक वर्सेस फॉस्फोरस में फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। और जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वहां पे बोलो क्या होने लगता है, रिपल्शन होने लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ क्लाउडिंग कर चुके हैं, और उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए वो क्या कर लेगा, अपना जो बॉन्ड है, बॉन्ड एंगल वो क्या कर देगा, अपना बढ़ा देगा। ठीक है, वो क्या कर देगा, बॉन्ड एंगल बढ़ा देगा। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो गलत हो गया है ना, वहां तो बल्कि मोर होना चाहिए था। फॉस्फोरस का छोटा साइज व्हाट, हम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात नहीं कर रहे, ये भी बकवास है। वो इसीलिए क्योंकि वहां पे PI3 में रिपल्शन होने लगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन P के ऊपर आके कंसंट्रेट होने लगे। सो दिस इज योर ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट लीनियर, ये पूछ रहा है। तो देखो ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ, CO2 लीनियर है, मेरे को अच्छे से पता है CO2 लीनियर है। ओके, अब बात आ जाती है I3 निगेटिव आयोडीन वाले के केस में। I3 निगेटिव भी मैं जानती हूँ लीनियर है। अब बचते हैं यही 2 ऑप्शंस। अब इन 2 ऑप्शन से मुझे वर्कआउट करना है। ClO2, तो क्लोरीन को मान लो तुमने ऐसा बना लिया, लो ये 4 करके मैंने बना लिए, 5 6 7। अब तुम बताओ इस ऑड इलेक्ट्रॉन को तो चलो हम लोग वैसे भी काउंट नहीं करते, हाइब्रिडाइजेशन में भूल जाओ। अब क्या यहाँ पे ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और यहाँ पे ये शेप कैसी है, बेंट है, ये शेप कैसी है, बेंट है। तो साफ साफ दिख रहा है कि कौन लीनियर नहीं है, ClO2 लीनियर नहीं है। कौन लीनियर नहीं है, CO2 लीनियर नहीं है। और अगर मैं NO2 का स्ट्रक्चर बनाऊं रफ में,
तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, बराबर। इसको तो हम वैसे भी हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करते, तो ऐसे में स्टेरिक नंबर कितना आया, 2 आया, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन, और sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब ये लीनियर है, तो NO2 भी लीनियर होगा। तो यहाँ पे पूछा गया था नॉट लीनियर, तो इसीलिए ClO2। फिर आगे बोल रहे हैं ऐसा आयन बताओ जो कि टेट्राहाइड्रल नहीं है, ठीक है, जो कि टेट्राहाइड्रल नहीं है। टेट्राहाइड्रल का मतलब होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, इसको कहते हैं टेट्राहाइड्रल, ठीक है। टेट्राहाइड्रल मतलब 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाता है, 3, और 1 लोन पेयर बना रखता है। अभी सेकेंड ऑप्शन में नाइट्रोजन चारों के चारों बॉन्ड बना चुका है, तो लोन पेयर होंगे क्या, वहाँ नहीं होंगे, तो 4 बॉन्ड और 0 लोन पेयर, तो ये तो टेट्राहाइड्रल है, ये तो टेट्राहाइड्रल है, ठीक है, ये तो टेट्राहाइड्रल है, तो इसीलिए उसको तो ले नहीं सकते आप, उसको तो आप ले नहीं सकते। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में। हमारे नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाओ, BF4 नेगेटिव, इसने भी 4 बॉन्ड बना लिए और 0 लोन पेयर है, तो ये भी टेट्राहाइड्रल है। XeOF4 को देखते हैं, जेनॉन ने ऐसे बॉन्ड बना लिए, लो जेनॉन टोटल 8 रखता है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब और फर्दर बॉन्ड नहीं बन सकते, प्लस और फर्दर लोन पेयर नहीं रह सकते। स्टेरिक नंबर बराबर 4, 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये भी टेट्राहाइड्रल होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो टेट्राहाइड्रल नहीं हो सकता, वो रहेगा ICl4 नेगेटिव। सो वी आर डन। ये 9th वाला हम बाद में करेंगे, पहले 10th वाले को कर लेते हैं। द मॉलिक्यूल या फिर आयन जिसकी ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है। ट्राइगोनल पिरामिडल शेप का मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट sp3d हाइब्रिडाइजेशन विथ कितना, विथ 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि आप मुझे बताओ PCl3 के बारे में, आप मुझे बताओ PCl3 के बारे में, तो मैं PCl3 के बारे में उस इंसान को बोलूंगी कि देख PCl3 में, एक मिनट रुको, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, हाँ बराबर है, देखो PCl3, ये देखो ये वाला PCl3 और ये, तो ये हो गया ट्राइगोनल पिरामिडल, ये भी ट्राइगोनल पिरामिडल, ये ट्राइंगुलर और ये ट्राइंगल के ऊपर एक परपेंडिकुलर, यानी कि ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है, sp3 में भी बन सकता है ट्राइगोनल पिरामिडल, 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, ठीक है, सॉरी 1 लोन पेयर, ये भी हो सकता है एक केस। तो PCl3 ही सबसे पहला ऑप्शन हम लोगों के पास यहाँ से आ गया, ट्राइगोनल पिरामिडल। SO3 तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, तो उस पर तो क्या बात करना फालतू के। आ जाओ नेक्स्ट वाले केस में, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड हैज लीनियर स्ट्रक्चर। तो देखो H2O लीनियर तो नहीं होता, तो जब H2O लीनियर नहीं है तो इस ऑप्शन को ही क्यों देखना, समझ गए। CO2 लीनियर होता है, पूरी दुनिया जानती है, तो ऑब्वियसली BeCl2 भी लीनियर होता है, सीधा सीधा ये ऑप्शन आएगा, इसमें तो सोचना भी नहीं है। और SO2 भी लीनियर नहीं होता, ये बेंड शेप होता है, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। और H2O2 तो बुक लाइक स्ट्रक्चर है, हाँ, उसका एक ऑक्सीजन दूसरे प्लेन में, उसका एक ऑक्सीजन दूसरे प्लेन में, तो लीनियर छोड़ो, ये तो प्लेनर भी नहीं है, तो यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचता है। अब तुम्हें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि CO2 इज आइसोस्ट्रक्चर विथ। आइसोस्ट्रक्चर का मतलब होता है कि CO2 का खुद का जो स्ट्रक्चर है, जो कि कौन है, लीनियर, वैसा ही सेम लीनियर स्ट्रक्चर और कौन देता है, वैसा ही सेम लीनियर स्ट्रक्चर और कौन देता है, आपको ये पूछा जा रहा है। तो देखो HgCl2 तो मैंने नोट्स में ही करवाया था, HgCl2 वाला जो क्वेश्चन है ये तो मैंने नोट्स कॉपी में ही करवाया है, और नोट्स कॉपी में ही तुमको ये बता दिया गया है कि HgCl2 इज लीनियर। तो CO2 के जैसा आइसो स्ट्रक्चर कौन है, HgCl2 है, HgCl2 यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 जहाँ नहीं है ऐसे ऑप्शन को ही काट फेंको, तो थर्ड में नहीं है तो मैंने थर्ड को ही ऐसे काट के फेंक दिया, लो हट गया हमारा ऑप्शन नंबर 3, एक मिनट, ऑप्शन नंबर 3 हट गया। और देखते हैं, आओ मिल बांट के, C2H2 इज इथिलीन, ये वही स्ट्रक्चर है, सॉरी इथाइन, ये वही स्ट्रक्चर है जो मैंने होमवर्क में दिया था, जो तुम लोगों ने मुझे बना के भेजा था, मैंने करेक्शन करके दिया था जो गड़बड़ उसमें थी। सो दिस इज ऑल्सो अ लीनियर स्ट्रक्चर। तो अभी ऑप्शन नंबर 4 भी तुम्हारा किस में आएगा, लीनियर में आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 4, अब जिस ऑप्शन में नहीं है वो ही काट दो, तो ना तो ये 4th में है ना ये 2 में है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा इसका फर्स्ट, ठीक है। SnCl2 जो रहता है वो बेंट शेप का होता है। अच्छा, द पेयर हैविंग सिमिलर ज्योमेट्री, सिमिलर ज्योमेट्री वाले ढूंढ लो। तो BeF2 ये लीनियर है, और H2O के बारे में तो तुम जानते हो ये कैसा है आपका,
ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ऐसे 2 बॉन्ड बनते हैं, इधर लोन पेयर आते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता सिमिलर में। अच्छा, BCl3 के बारे में हमने जानते हैं कि ये ट्राइगोनल प्लेनर है, और PCl3 के बारे में अभी अभी हमने यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, कहाँ गया, ये देखो, ये कौन है, ट्राइगोनल पिरामिडल है। तो ऑब्वियसली इन दोनों की भी सिमिलर शेप तो हो ही नहीं सकती, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी गया। अब आ जाओ यहाँ पे BF3 और NH3। BF3 अभी अभी देखे हो, कल बैक बॉन्डिंग में भी पढ़े थे कि ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, लेकिन जो अमोनिया है, ये महाशय अमोनिया आप लोगों के पिरामिडल होते हैं, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन भी चला गया। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है तुम्हारे पास, वो है ऑप्शन नंबर 2, खत्म। इसीलिए 13 का आंसर आएगा सेकेंड। ऑलमोस्ट केमिकल बॉन्डिंग के बहुत सारे सवाल ओरल ही हो जाते हैं अगर आपको चीज़ें याद हो, ठीक है, कि किस में कौन सी चीज़ें रहती हैं, यानी कि कब कौन सा स्ट्रक्चर, किसकी ज्योमेट्री क्या, कौन से हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या, वगैरह वगैरह। अगर याद ही नहीं रखना चाहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। OF2 के बारे में चलो देखते हैं। OF2 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ इधर सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये तो H2O के जैसा ही स्ट्रक्चर है, तो ये बोल रहा है कि मॉलिक्यूल आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ऐसे में कल हमने बैक बॉन्डिंग पढ़ी है, तो जब कोई स्ट्रक्चर तुमने पहली बार सुना हो, तो जिसके बारे में तुम श्योर ना हो, तो रिस्क मत लेना, वहाँ पे चुपचाप ये चेक कर लेना कहीं कोई बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी का ऑप्शन तो नहीं है। वैसे आई नो इसका करेक्ट आंसर sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड बेंट मॉलिक्यूल है, लीनियर हो नहीं सकता, बट प्लीज चेक। तो देखो यहाँ पे फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, मतलब एक्सेप्ट करने वाला कोई नहीं है, देने वाले हैं दोनों। तो ये तो बैक बॉन्डिंग में नहीं चलता ना, वहाँ पे तो एक लेने वाला होना चाहिए जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो या वैकेंट ऑर्बिटल हो, सो देयरफॉर नो बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। स्ट्रक्चर ऑफ ICl4 निगेटिव, देखो आयोडीन के आजू बाजू 4 Cl के बॉन्ड लो हमने बना दिए। अब आयोडीन 7 इलेक्ट्रॉन रखता है, 4 बॉन्ड बना चुका है, 5 6 7 O, एक निगेटिव भी तो है, तो ये लो 8, तो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, सो स्टेरिक नंबर इज 6, देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो एक मिनट, sp3d2 सॉरी, तो कायदे से ये क्या होना चाहिए था आप लोगों का, स्क्वायर बाय पिरामिडल, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर तो ये दो लोन पेयर आ गए, तो लोन पेयर आने की वजह से ये ज्योमेट्री किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर में, ठीक है। ऑक्टाहाइड्रल नहीं हो सकता, ऑक्टाहाइड्रल ही क्या कहलाता है, स्क्वायर बाय पिरामिडल। स्क्वायर बाय पिरामिडल तो तब होता है जब वो लोन पेयर्स की बजाय वहाँ बॉन्ड होते, परपेंडिकुलर, ऊपर भी नीचे भी। ट्राइगोनल तो जन्म में नहीं हो सकता, और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल तो तब होता है जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो, तो इसीलिए स्क्वायर प्लेनर बच गया, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 16 में, अच्छा ये भी हम बाद में करेंगे, आगे देखते हैं। द एंगल बिटवीन 2 कोवैलेंट बॉन्ड इज मैक्सिमम इन, तो देखो CH4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, NH3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, H2O sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन CO2 sp हाइब्रिडाइजेशन है, सो बॉन्ड एंगल विल 180 डिग्री मैक्सिमम। सबसे मैक्सिमम बॉन्ड एंगल 180 से मैक्सिमम तुम क्या कर सकते हो, 180 से ज़्यादा आप किसी को एक दूसरे को मतलब उससे ज़्यादा मैक्सिमम आप क्या मेंटेन रखोगे, खत्म। अब कोई बोलेगा कि क्या इन तीनों का सेम होगा, तो नहीं, लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल घटता है। CH4 में कोई लोन पेयर नहीं होता, NH3 में एक लोन पेयर होता है, H2O में 2 लोन पेयर होते हैं। इवन इसके तो एंगल्स भी इतने प्यारे हैं कि आपको याद होने ही चाहिए, याद नहीं है तो ये क्राइम है, ठीक है। 109 107 104 खत्म। तो अगर तुमसे क्वेश्चन में कंपैरिजन CO2 को छोड़ के फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ में ही पूछता, तो मैक्सिमम किस में होता, CH4 में होता, ठीक है। अच्छा एक आखिरी क्वेश्चन बाकी है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग हाईएस्ट बॉन्ड एंगल, तो देखो सेंट्रल एटम फिक्स है, ये देखो दिख रहा है सेंट्रल एटम फिक्स है। अगर सेंट्रल एटम फिक्स है तो आपको क्या देखना है, साइड एटम पे नजर घुमानी है, साइड एटम पे नजर घुमानी है। आप देखना चाहते हो कि हाईएस्ट बॉन्ड एंगल कहाँ है, तो देखो जितनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आयोडीन की होगी, बॉन्ड एंगल मैक्सिमम pi3 में होगा,
ठीक है, ख़त्म हो गया हमारा सवाल, डन। अब इसमें मैंने 2 सवाल छोड़े थे, तो पहले वाले में आ जाते हैं 16। बॉन्ड एंगल के बारे में कमेंट करने को कह रहा है NH3। मुझे इतना तो पता है कि NH3 में बॉन्ड एंगल 107 के आसपास होता है, बाकियों का मुझको नहीं पता, ठीक है, और याद भी नहीं रखा जा सकता ना, कैसे याद रखोगे। लेकिन इतना मुझे पता है कि NH3 वाले केस में मेरे पास 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और 1 लोन पेयर होता है। अगर मैं NH4 पॉजिटिव की बात करूँ तो मेरे पास 4 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे और लोन पेयर मेरे पास 0 हो जाएंगे। और अगर मैं NH2 निगेटिव की बात करूँ तो NH2 निगेटिव में 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और 2 लोन पेयर हो जाएंगे। बताओ, ये इस तरीके से। अब तुमको तो पता है कि जितने ज़्यादा तुम लोन पेयर इंट्रोड्यूस करोगे, तुम्हारे लोन पेयर के इंट्रोड्यूस करने से आपका जो बॉन्ड एंगल होता है वो बॉन्ड एंगल उतना ही क्या होगा, घटते जाएगा, कम होते जाएगा। तो सबसे कम लोन पेयर का है, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल कहाँ होगा, NH4 पॉजिटिव में। तो ऊपर दिए गए ऑप्शंस में से एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जिसमें NH4 पॉजिटिव को मैक्सिमम कहा गया हो, तो वो इकलौता एक ही ऑप्शन है 2। उसके बाद सबसे ज़्यादा लोन पेयर का है NH2 नेगेटिव में, तो बॉन्ड एंगल भी सबसे कम कहाँ होगा, NH2 नेगेटिव में होगा। तो देखो ये इस तरीके से, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल आप याद नहीं रख सकते, कुछ एक आधी होके याद है तो अच्छी बात है, बट अगर चीज़ों के याद नहीं है तो फिर सवालों को इस तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। रूल्स इसीलिए तो बनाए जाते हैं। अच्छा, ऊपर एक और छोड़ा था हमने क्वेश्चन, ये वाला 9th वाला, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या है? डेविएशन का मतलब जैसे मान लेते हैं अगर तुम वो राउंडर यूज़ करते तो राउंडर यूज़ करने से, कंपास यूज़ करने से आपका जो गोल सर्कल बनता वो बहुत ही प्यारा बनता, परफेक्ट गोल। लेकिन अगर आप अपने हाथों से सर्कल बना रहे हो और ये जानते हुए कि आपकी ड्राइंग स्किल्स पुअर है, तो आपका सर्कल अच्छे से तो बनेगा नहीं। आपका सर्कल की जो शेप होगी वो अगड़म सगड़म होगी, नॉर्मल दिखने वाले सर्कल से अजीब होगी, एबनॉर्मल होगा, अजीब दिखेगा। तो दैट अजीबनेस या दैट नॉर्मल से अलग होना इज नोन एज बोलना डेविएशन। तो अब तुमसे ये पूछ रहा है कि नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है, तो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है 109.28 मिनट्स बराबर। लेकिन किसमें सबसे ज़्यादा डेविएशन है? एज वी नो H2O में बॉन्ड एंगल 104 के पास होता है और ये आपके वाइट फॉस्फोरस में एंगल 60 डिग्री के पास होता है। ये भी लिखवाया है नोट्स कॉपी में, ठीक है, 60 डिग्री के पास होता है। और रही बात PH3 फॉस्फीन की, तो ये इसको ड्रैगो रूल में पढ़ाया था। इसके अंदर बॉन्ड एंगल 90s के आसपास कुछ चला जाता है, 94 वगैरह के आसपास कुछ रहता है। तो सबसे ज़्यादा डेविएशन मतलब 109.28 से सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में आया? 109.28 के आसपास कौन है? वाटर है। बट जो 109.28 से बहुत 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 दूर है वो कौन है? फॉस्फोरस, फिर उसके बाद फॉस्फीन और उसके बाद H2O। सो आंसर विल बी H2O। चलो सॉरी, मतलब आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4 इस तरीके से, ठीक है। मैं पूरे ही आंसर्स ही देखो मैं डिस्कस कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान मुंह नहीं खोलता है, वो कुछ बोलता ही नहीं है। तो जो नहीं बोलते हैं भले ही तुम ना बोलो, शीट के क्वेश्चन से मेरा कुछ नहीं जाएगा, बट एटलीस्ट जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए जा रहे हैं उनको डिस्कस अगर मैं कर लूँ तो तुम्हें समझ में आए कि क्वेश्चंस को अप्लाई कैसे करना है। डायरेक्ट अगर तुम्हें करने को दे दिया जाए तो तुम्हें से कई लोग कर भी लेते हैं सिर्फ थेरी के बेसिस पर ही कि अच्छा करके ये हमारी थेरी है और थेरी से ही वो सवाल कर लेंगे, लेकिन कई नहीं कर पाते। उनके लिए ज़रूरी होता है कि उन लोगों को कोई करके दिखाए उसके जैसे कुछ सवाल, फिर वो उसके जैसे सवाल कर पाएंगे। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि इस पूरी शीट में आपको क्या याद रखने वाली बातचीत है, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 किसी तरीके से कुछ नहीं है याद रखने लायक, ऑप्शन नंबर 2 में भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 से सिर्फ हम इतना सीखते हैं कि किन गलत ऑप्शंस को कैसे रूल आउट करें। क्वेश्चन नंबर 3 से हम ये सीखते हैं कि किस तरीके से ऑप्शंस को रूल आउट करें, कि ये मैंने ऑप्शन क्यों रूल आउट किए थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। इसमें भी कुछ ऐसा खास नहीं है, हाँ इसमें बस इकलौती खास चीज़ है I3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर लेना, काफ़ी ज़रूरी है। कल को क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है I3 नेगेटिव में सेंट्रल एटम ने कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर उसके ऊपर, ऐसा भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का एक अच्छा सवाल है, ठीक है, इसको अच्छे से थोड़ा देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 भी एक अच्छा है, वो ड्रैगो रूल से रिलेटेड है, उसको देख के रखना।
अच्छा, और उसके अलावा हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इम्पॉर्टेंट का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो पेपर में आएगा, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि इनके थोड़े से नोट्स हाईलाइटेड बनाना सच दैट कि लास्ट मिनट रिवीजन के लिए काम आए, ठीक है। अच्छा, बाकी तो फिर 11th भी देखो कुछ करने लायक नहीं है, ठीक है। 12 भी करने लायक नहीं है। कई लोगों को लगता है कि HgCl2 यदि लीनियर है तो SnCl2 भी लीनियर होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर तो तुम्हारे हिसाब से हर Cl2 वाली चीज़ लीनियर होगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, उसके अलावा और OF2 में भी कुछ ऐसा खास नहीं है, IClO4 नेगेटिव में भी नहीं है। हाँ, 16 वाला क्वेश्चन ओके 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 का मतलब जिसको ये रूल पता हो, ये वाला कंसेप्ट पता है, बस। बाकी तो सब कुछ एकदम सेम है, एकदम ही सेम। और मेरे हिसाब से टोटल अगर 18 क्वेश्चन दिए थे तो कम से कम मिनिमम स्कोर 15 का या 14 का तो कम से कम होना चाहिए। 14 या 15 के स्कोर से अगर कम है, 15 से भी अगर कम है तो अच्छी बात नहीं है। तो तुम देख लेना कितना कितना स्कोर आया है और उससे मुझे बताओगे। हर दिन के इस तरीके एनालिसिस के बाद ये चीज़ बताया करो कि कितना कितना स्कोर तुमने लिया है। इससे मुझे भी पता चलता है कि चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही हैं कि सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है। तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग जो पढ़ाई करने वाले थे बैक बॉन्डिंग की, बैक बॉन्डिंग का पार्ट 2 हमको पढ़ना था, एप्लीकेशन पार्ट देखना था। तो चलो चलते हैं बैक बॉन्डिंग के एप्लीकेशन पार्ट की तरफ। तो अभी आ जाते हैं बैक बॉन्डिंग पार्ट 2। और क्वेश्चंस आज तुम्हें दिए गए, आज भी कितने सवाल हैं? आज भी 18 सवाल के आसपास है, VBT थ्योरी से रिलेटेड है। सवाल सॉल्व करके रखना, और इसमें तो एक भी सवाल अगर गलत हुआ तो डूब मरना एकदम। इसमें एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ये 18 में से 18 सही होने चाहिए पूरे, ठीक है। VSCPR में थोड़े बहुत गलत हुए, ओके, वो मैं भी समझ में आता है मुझको, लेकिन अगर आप लोगों का एक भी सवाल इसमें गड़बड़ हो गया तो दैट इज़ नॉट ओके। इसमें 18 में से 18। चलो बैक बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस में आते हैं। कल हम लोगों ने बैक बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस देखी थी, 2 एप्लीकेशंस देखी थी, राइट। आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। छोटे छोटे से सवाल हैं प्यारे प्यारे से, उसको देखते हुए चलते हैं। तो क्या लेना चाहिए, 2 मिनट। मान लेते हैं आपसे किसी ने पूछा है कि आप लोगों के पास जस्ट इमेजिन कि एक इनऑर्गेनिक बेंजीन है, ठीक है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब तुम लोगों ने बेंजीन के बारे में तो सुना ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि बेंजीन के बारे में आप जानते नहीं हैं, बेंजीन के बारे में आप जानते हैं, राइट। अब ये इनऑर्गेनिक बेंजीन नामक भला कौन है? तो देखो, इनऑर्गेनिक बेंजीन हम इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ को कहते हैं, ये आप लोगों की इनऑर्गेनिक बेंजीन है। जैसे इसमें आपके अल्टरनेट, इसमें आप लोगों के पास अल्टरनेट क्या दिखेंगे आप लोगों को? ये ऐसा दिखेगा, बोरॉन, 1 मिनट, यहाँ पे दिखेगा बोरॉन, और उसके बाद फिर नाइट्रोजन, उसके बाद फिर बोरॉन, उसके बाद फिर नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर बोरॉन। ये इस तरीके से होता क्या है, बेंजीन में पूरी कार्बन की रिंग होती है ना, यहाँ पे आप लोगों की बोरॉन नाइट्रोजन, यानी कि मैं ऐसा लिख सकती हूँ B3 और उसके बाद लिख सकती हूँ N3, और हर बोरॉन और हर नाइट्रोजन से कनेक्टेड होता है आप लोगों का एक हाइड्रोजन। सो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाता है? इनऑर्गेनिक बेंजीन कहलाता है। अब ये जो इनऑर्गेनिक बेंजीन है, इसका अगर मैं पर्टिकुलर नाम पे अगर मैं जाऊँ तो इट इज़ नोन एज बोराजीन, बराबर। ये क्या कहलाता है आपका? बोराजीन। अब अगर कोई तुमसे पूछेगा क्या बैक बॉन्डिंग बोराजीन में होती है क्या, तो पहले तो हमें सवाल पहले पूछा गया, पहला क्वेश्चन पार्ट दिया गया, इज BB पॉसिबल? BB मतलब बैक बॉन्डिंग यहाँ पे क्या पॉसिबल है, ये आप लोगों के पास पहला क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे चेक करिए कि यस, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। कैसे यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है? देखो, तुम ये तो जानते हो कि बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। क्यों ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है? इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। इस बेचारे का सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ओके। अब तुम तो जानते हो नाइट्रोजन पे लोन पेयर रहेगा, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने जो भी इलेक्ट्रॉन्स है बैक बॉन्डिंग के थ्रू इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में देगा। यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बोरॉन को देगा, ये भी नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स इस बोरॉन को देगा। तो यानी कि इस पूरे स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है, इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर सकती हूँ कि अगर मान लेते हैं सारे के सारे उस रिंग में मौजूद नाइट्रोजन लोगों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स उस बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल को दिए,
तो जो देता है उस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो जितने भी नाइट्रोजन होंगे उन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। जितने भी बोरॉन होंगे उन सारे बोरॉन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से उनके बीच में क्या डेवलप हो जाएगा, एक पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, एक पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। याद आ रहा है, मैंने कल बताया था कि बैक बॉन्डिंग में कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं होता है, वहां पे क्या क्रिएट हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। हर पोजीशन पे हाइड्रोजन है, अगर किसी पोजीशन पे मैं हाइड्रोजन नहीं बना रही हूँ या छूट जाता है तो याद रखना कि वो छूट गया है, मैंने जानबूझ के नहीं छोड़ा है कि है नहीं। तो इस तरीके से उसने पार्शियल डबल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अच्छा, अब पार्शियल डबल बॉन्ड बना लिया तो अब तुम खुद सोचो, यानी कि बोरॉन और नाइट्रोजन के जो ये बीच का बॉन्ड है, ठीक है, इट इज नॉट अ नॉर्मल सिंगल बॉन्ड। ये आप लोगों का नॉर्मल सिंगल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि अगर ये नॉर्मल सिंगल बॉन्ड होता, तो अकॉर्डिंग टू डेटा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेटा ये वैल्यू आनी चाहिए थी आप लोगों की लगभग 1.50 एंगस्ट्रॉम के आसपास। अगर आपके इनऑर्गेनिक बेंजीन में बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही होती तो ये वाले बॉन्ड की वैल्यू आनी चाहिए थी 1.50। बट जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के पास गए, स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमने देखा, तो वो स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें बताती है कि ये वाले बॉन्ड की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 1.50 से कैसी होती है, लेस हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। सो देयरफॉर ये बताता है कि बोराजीन यानी कि इनऑर्गेनिक बेंजीन में आप लोगों की क्या हो रही है, बैक बॉन्डिंग होती है। और क्योंकि जो बेंजीन होता है, बेंजीन में भी देखो 6 की रिंग होती है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है। देखो इसमें भी 6 की रिंग है, अल्टरनेट डबल सिंगल है, हर पोजीशन पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे भी हर पोजीशन पे हाइड्रोजन है। सो देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है। अब इसके बेसिस पे आपसे कितने सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सवाल क्रिएट कर लेंगे। जैसे एक सवाल क्रिएट कर लिया गया, इमेजिन आपको दे दिया गया NH3, एक दे दिया गया PH3 और एक दे दिया गया PF3। अब इसमें तुम लोगों को ये बताना है बॉन्ड एंगल। तो मैं तो ये जानती हूँ कि NH3 आप लोगों का हाइब्रिडाइजेशन करता है और ये वाले जो दोनों लोग हैं ये ड्रैगो रूल वाले लोग हैं, और ड्रैगो रूल का मतलब क्या होता है, नो हाइब्रिडाइजेशन। तो ऐसे में NH3 में जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा वो तो NH3 का ही होगा। अब बात आती है ये जो बाकी के राइट साइड के दोनों हैं, इन दोनों में ही ड्रैगो रूल लग रहा है, दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर रहे, फिर कैसे क्या। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। देखो फॉस्फोरस है आपका सेंट्रल एटम, उसके ऊपर लोन पेयर है और आजू बाजू में ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं। उसके बाद आपके पास PF3 है, उसके पास भी लोन पेयर है, आजू बाजू में ये सेंट्रल एटम लगे हुए हैं। अब तुम तो जानते हो फ्लोरीन के पास लोन पेयर्स होते हैं। अच्छा, और क्योंकि फॉस्फोरस आप लोगों के थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो इस बेचारे के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स भी होंगे, है ना, इसके पास क्या होंगे, वैकेंट d ऑर्बिटल्स भी होंगे। तो ऐसे केस में ये फ्लोरीन इस फॉस्फोरस के साथ क्या करवा लेगा, बैक बॉन्डिंग करवा लेगा। ये फ्लोरीन इस फॉस्फोरस के साथ क्या करवा लेगा, बैक बॉन्डिंग करवा लेगा। बैक बॉन्डिंग कराने से होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, ठीक है, फ्रॉम फ्लोरीन वो शिफ्ट हो जाएंगे, किसकी तरह शिफ्ट हो जाएंगे, आप लोगों के टूवर्ड फॉस्फोरस शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, टूवर्ड फॉस्फोरस। अगर सारे फ्लोरीन्स लोगों ने बैक बॉन्डिंग कराना शुरू किया तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी किसके ऊपर, ऑन फॉस्फोरस, वो क्या हो जाएगी, आप लोगों की इंक्रीज हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो वहाँ पे जो रिपल्शन है वो रिपल्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर रिपल्शन इंक्रीज हो गया तो वो रिपल्शन को कम करने के लिए, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रिपल्शन, वो क्या करने की कोशिश करेगा, अपना बॉन्ड एंगल बढ़ाने की कोशिश करेगा। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रिपल्शन वो क्या करेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो देयरफॉर मैं ये कह सकती हूँ कि आपका जो PF3 है उसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, बैक बॉन्डिंग बता रही है। कौन, किसने बताया हम लोगों को ये चीज़, बैक बॉन्डिंग ने बताई। किसने बताई हम लोगों को ये चीज़, बैक बॉन्डिंग ने बताई। ठीक है, तो देयरफॉर सही ऑर्डर क्या होगा, NH3, इधर PF3 और उसके बाद PH3। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोग
इसमें गलती करते हैं, तभी इसको इम्पोर्टेंट बोल रही हूँ। यहाँ पे लोगों से मिस्टेक होती है, अब वो मिस्टेक समझते हैं क्या होती है। बहुत सारे समझदार लोगों से इसमें कभी मिस्टेक नहीं होती कि NH3 हाईएस्ट होगा। जिस इंसान से यही मिस्टेक होने लग गई ना कि NH3 हाईएस्ट है नहीं है, तो फिर पढ़ाई लिखाई किस काम की। NH3 हाईएस्ट है ये सबको पता रहता है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि PH3 ज़्यादा होना चाहिए PF3 से, ये उनको ऐसा लगता है, दे फील, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। फील की स्पेलिंग क्या होगी, FEEL, ठीक है, दे फील कि उन्हें ऐसा लगता है। ऐसा उन्हें क्यों लगता है, क्या उनके पास ऐसा कोई रीज़न है उनके ऐसा लगने का? हाँ, उन लोगों के पास भी एक वैलिड रीज़न है। उन लोगों को इसीलिए ऐसा लगता है कि देखो सेंट्रल आइटम तो दोनों में सेम है, आप सिर्फ बॉन्डेड आइटम चेंज कर रहे हो। तो जो हम लोगों ने 2 दिन पहले क्लास की थी बेंड्स रूल की, उस बेंड्स रूल में मैंने तुम्हें बताया था, ड्रैगो रूल बेंड्स रूल में, कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा करो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने से आपने ये देखा कि फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आप लोगों की मतलब किसकी ज़्यादा है, दोनों की अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। वैसे तो दोनों की अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है, बस फॉस्फोरस की थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो यहाँ रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड फॉस्फोरस की तरफ रहेगा। और अगर मैं P और F में कंपेयर करूँ तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना क्या हो रहा है बताओ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, फैल रहा है। और जब कोई चीज़ फैलेगी तो रिपल्शन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिपल्शन यहाँ कम होता है, और क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखो कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज यानी कि पास पास है, और तुम यहाँ खुद देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्योंकि पास में है तो यहाँ रिपल्शन ज़्यादा होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा यानी कि उसको कम करने के लिए बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। तो लोगों को लगता है कि ये ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे गेम खेलने आती है आप लोगों की बैक बॉन्डिंग। लेकिन बैक बॉन्डिंग की वजह से आप लोगों का क्या होता है, जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाहर की तरफ डाइवर्ज होना चाहिए था फ्लोरीन में, बैक बॉन्डिंग उसको वापस से भेज देती है फॉस्फोरस में। बैक बॉन्डिंग उसको वापस से भेज देती है फॉस्फोरस के पास, जा फॉस्फोरस के पास। कायदे से अगर बैक बॉन्डिंग यदि नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर आके सिमट जाती है, फ्लोरीन पर। क्योंकि फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग करने लायक है तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस से फॉस्फोरस के पास चली जाएगी, और बल्कि जितना हाइड्रोजन भेज रहा है उससे ज़्यादा जाएगी, क्योंकि फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वैसे भी ज़्यादा नहीं है, तो वैसे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहे थे। लेकिन अब क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो रही है और यहाँ तो बैक बॉन्डिंग ही नहीं हो रही, तो यहाँ पे उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन नहीं भेजे जा रहे जितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन इस केस में भेजे जा रहे हैं। और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भेजने से रिपल्शन बढ़ा, रिपल्शन बढ़ने के लिए उसने रिपल्शन को कम करने की कोशिश की, और कम करने के लिए उसने बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर दिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें गड़बड़ होने के चांसेस रहेंगे। तो किसी ने पूछा कि PF3 में और PH3 में बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा है, तो हमें अंदर से बहुत इच्छा होती है ये वाला ऑर्डर बोलने की, राइट, बट आपको ये ऑर्डर नहीं बोलना है, आपको ये ऑर्डर बोलना है। रीज़न इसका है बैक बॉन्डिंग। इसका रीज़न क्या है, बैक बॉन्डिंग। इसीलिए बताया जा रहा है कि जब भी तुम किसी ऐसे शेप या स्ट्रक्चर को देखो तो तुम्हारे दिमाग में उस शेप या स्ट्रक्चर को देखते बराबर याद आना चाहिए बैक बॉन्डिंग हो रही है कि बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, बैक बॉन्डिंग हो रही है कि बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बाकी और क्वेश्चंस की तरफ भी मूव करते हैं धीरे धीरे। जैसे एक और क्वेश्चन आता है बहुत ही फेमस सा, लाइक किसी ने तुमसे पूछा BF3 है और फिर किसी ने पूछा BF4 निगेटिव है, ठीक है, इसके बारे में आप बातचीत करते हैं। तो क्या बातचीत करूं मैं इसमें, आप ये देखो BF3 यानी कि बोरॉन ने अपने पास 3 बॉन्ड बनाए हैं, यानी कि यहाँ पे बोरॉन की पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्टेट से कम है। अगर ऑक्टेट से कम है मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है, ओके, तो यहाँ पे बोरॉन का सेंट्रल एटम एक्ट करेगा एज अ एक्सेप्टर। वो चाहेगा कि कोई आए और उसको इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे कहूँगी कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो सकती है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब आ जाते हैं BF4 निगेटिव में, तो यहाँ पे आ गए आपके पास 4 फ्लोरीन। अब ये 4 फ्लोरीन पहले से आ चुके हैं,
अब तुम यहाँ पे चेक करो बोरॉन के सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तो 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अब यह आप लोगों का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज नहीं रहा, ठीक है, नॉट अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अब ये आप लोगों की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज नहीं है। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज ही नहीं है तो अगर फ्लोरीन उसको इलेक्ट्रॉन देना भी चाहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन लेने से मना कर देगा, यानी कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग ही नहीं है, क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लेके कहाँ रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो ऐसे में यहाँ पे बैक बॉन्डिंग ही नहीं हो रही। और अगर बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, अगर बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे आपको जो ये 4 बॉन्ड दिख रहे हैं ये सबके सब नियर अबाउट, ये नियर अबाउट ऑल आर सिग्मा बॉन्ड, ये सभी के सभी क्या है आपके नियर अबाउट ऑल आर सिग्मा बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर BF3 में क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो BF3 में क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो रही है, एक मिनट, ठीक है आगे, बट यहाँ पे क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो रही है तो देयरफॉर यहाँ पे जो बॉन्ड है बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड विल एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ गया है तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से छोटे होते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से छोटे होते हैं। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ के टर्म्स में अगर बातचीत करूं तो आप लोगों का जो BF3 है ये BF3 में बॉन्ड लेंथ छोटी होगी और BF4 नेगेटिव में बड़ी होगी। कल को डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है असर्शन रीजनिंग में कि BF4 नेगेटिव हैव लॉन्गर बॉन्ड लेंथ एज कंपेयर टू BF3 और नीचे रीजन आ जाएगा ड्यू टू दी बैक बॉन्डिंग। तो ये भी एक आपको पता होना चाहिए। और जैसे कि हमें एक GK फैक्ट पता है कि बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ कैसा रिलेशनशिप चलता है, इनवर्स का रिलेशनशिप चलता है। यानी कि अगर आपको किसी में दिख रहा है कि किसी की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी, ठीक है, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम, यानी कि ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा अच्छा आपके पास कौन होगा, BF3। तो ये एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स होते हैं बैक बॉन्डिंग के, जिससे आपको ये कंपैरिजन करने को दिया जाता है कि किस में बॉन्ड लेंथ कम है, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और बाकी के कल के तो मैं 2 एग्जाम्पल ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, ठीक है, जिसमें लेविस एसिड या लेविस बेस के बारे में बातचीत की जा रही थी, ठीक है। एक मिनट, क्या हो गया ठीक है। तो अभी आगे इसमें कंटिन्यू करते हैं। तो इस प्रकार से तुम्हें बैक बॉन्डिंग के सवाल आ सकते हैं और देखते हैं और क्या क्या सवाल हैं आप लोगों के पास बैक बॉन्डिंग के, ठीक है। बाकी तो हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। अच्छा, अब इसमें और 1-2 चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। जब तुम ऑर्गेनिक पढ़ोगे स्पेशली बेसिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, लेविस एसिड कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, तब वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बट 1 या 2 इलस्ट्रेशन अपन उसके यहाँ पे ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को कल को किसी ने पूछा जैसे CH2 नेगेटिव और यहाँ पे Cl है एंड ऑप्शन में आपके पास है CH2 नेगेटिव और यहाँ पे फ्लोरीन है। अब तुम्हें कोई पूछ रहा है कि बताओ कि यहाँ पे सबसे, जैसे कि मान लेते हैं ये बॉन्ड लेंथ A एंगस्ट्रॉम है और मान लेते हैं ये वाली बॉन्ड लेंथ B एंगस्ट्रॉम है। आपको बताना है कि A बड़ा है कि B बड़ा है कि A, की दोनों इक्वल है। तो उसमें सोचो क्या क्लोरीन के पास लोन पेयर है? हाँ, क्लोरीन के पास लोन पेयर है। तो ऐसे केस में ये एक डोनर के जैसे बिहेव करेगा, है ना, और इसके पास भी लोन पेयर है तो ये भी डोनर के जैसे बिहेव करेगा। लेकिन क्या ये एक्सेप्टर बन सकता है? तो ऑब्वियसली बन सकता है। उसमें क्या दिक्कत है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, उसने मात्र 3 बॉन्ड बनाए, मतलब चौथी जगह उसके पास खाली है। तो यानी कि इस पर्टिकुलर केस में उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ना, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। और अगर उस प्राणी के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं तो ऐसे में क्या हो जाएगा आप लोगों का, आप, लेकिन हाँ अभी वैकेंट ऑर्बिटल कैसे हैं, वहाँ तो निगेटिव है। अगर कार्बन के ऊपर निगेटिव है मतलब उसने 3 बॉन्ड बनाए हैं और एक ऑर्बिटल में वो लोन पेयर रख रहा है, वो एक ऑर्बिटल में लोन पेयर रख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बन के पास वैकेंसी नहीं है लेकिन कार्बन के पास लोन पेयर है। तो इस बार डोनर बनेगा कार्बन,
इस बार डोनर बनेगा कार्बन। ठीक है, इस बार डोनर कौन बनेगा? कार्बन। अच्छा, क्लोरीन भी बन सकता है, लेकिन उसके पास से कोई लेने वाला तो होना चाहिए। अच्छा, और क्या क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं? हाँ, ये तो थर्ड पीरियड के लोग हैं, इनके पास तो भर भर के वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, तो इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। अब यहाँ पे इस फ्लोरीन पे आते हैं। फ्लोरीन के पास किसी भी प्रकार से कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ना तो पी वाले ना तो डी वाले, तो यहाँ पे कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हुई। ठीक है, और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो गई। बैक बॉन्डिंग के होने से बॉन्ड लेंथ घटती है, बैक बॉन्डिंग के होने से बॉन्ड लेंथ घटती है, सो देयरफॉर ए इज छोटा देन बी। ठीक है, ए आप लोगों का क्या हो जाएगा? छोटा। तो ऐसी थिंकिंग बिल्कुल मत रखना कि हमेशा आप लोगों का जो हैलोजन है वही डोनर रहेगा। आप बाजू में, क्योंकि इस बार CH2 निगेटिव था, इस बार बाजू में कौन था? CH2 निगेटिव था, तो CH2 निगेटिव के होने की वजह से यहाँ पे हम लोगों ने फिर किसको ले लिया? आपके CH2 निगेटिव को लिया है एज अ डोनर। क्लोरीन को क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर मैं क्लोरीन को डोनर देती तो फिर उसके इलेक्ट्रॉन को मैं किसके अंदर डलवाती? इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके रहता? खाली जगह भी तो होनी चाहिए ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाकर रहे, जहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन को जाके रिसाइड करवा सकूँ कि तुम यहाँ रह लो, तो वो जगह भी तो हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। जैसे ये आप लोगों के पास एक स्ट्रक्चर दिया है, आपको ये बताना है कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, सिंपली। तो ये स्ट्रक्चर है, बस खत्म। ठीक है, अच्छा ओके। और उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे लोन पेयर है। ये जो हर वर्टेक्स आपको दिख रही है ना, इस हर वर्टेक्स को अपन कार्बन कहते हैं। आगे IUPAC में आप पढ़ोगे इस बारे में। अब ये एक कार्बन अगर है तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, दो बॉन्ड बनाए हैं, और यहाँ पे एक तीसरा लेट से हाइड्रोजन भी है, और एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसके पास जगह खाली है। नॉर्मल तरीके से वो 4 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाया है, लेकिन उसके पास एक जगह खाली है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एक कार्बन है इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, और यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर डोनर बन जाएगा। तो इसका मतलब यस, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग बराबर, यहाँ पे क्या होगा? आप लोग क्या होगा? बैक बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या होने वाली है? बैक बॉन्डिंग होने वाली है, इस तरीके से। बट अगर मान लेते हैं ये स्ट्रक्चर ऐसा होता, ठीक है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता, ये नाइट्रोजन, ये ऐसा, और मैं अगर पूछती कि यहाँ बैक बॉन्डिंग होगी, तो देखो ये जो पोजीशन है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है, ऊपर एक बॉन्ड नीचे एक बॉन्ड, तो यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन 4 बॉन्ड्स क्या कर चुका है? फॉर्म कर चुका है। तो ऐसे में यहाँ पे इस केस में उसके पास नो एम्प्टी ऑर्बिटल्स, उसके पास कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल्स नहीं है, तो देयरफॉर यहाँ पे कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो अगर कार्बन के पास कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव नहीं है और 4 बॉन्ड बने हैं, तो वहाँ तो बैक बॉन्डिंग का ही सवाल पैदा नहीं होता। और अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उसके पास खाली जगह है, तो बैक बॉन्डिंग होगी। और अगर मान लेते हैं ऊपर वाले एग्जाम्पल के जैसे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन वहां पर एज अ डोनर बिहेव करेगा। वहां पे कार्बन किसके जैसे बिहेव करने वाला है? एज ए डोनर बिहेव करेगा। तो देखो, कार्बन को तुम अगर ऐसे रट लोगे कि कार्बन तो कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने लायक ही नहीं है, तो ये गलत है। पॉजिटिव चार्ज हुआ तो एक्सेप्ट कर सकता है, कोई चार्ज नहीं हुआ तो लायक नहीं है, और निगेटिव हुआ तो एक्सेप्ट ना करेगा। ऐसे में फिर वो क्या करेगा? डोनेट करेगा। ठीक है, वो खुद डोनर बन जाएगा। वो क्या हो जाएगा? खुद डोनर बन जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तो हम लोगों ने इसमें जान ही ली हैं। अच्छा, और एक आधी क्वेश्चन इसके और देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों के पास H2O है, आपके पास Cl2O है, आपके पास F2O है। इसमें तुम्हें क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको बॉन्ड एंगल के अकॉर्डिंग अरेंज करो। तो हम चले स्ट्रक्चर बनाने। क्या बनाओगे तुम इसका स्ट्रक्चर? ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, 2 बॉन्ड्स बना रहा है, और ऑब्वियसली 2 लोन पेयर रखेगा। सेंट्रल एटम यहाँ पे आपने फिक्स कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स वो भी क्या हो चुके हैं? फिक्स हो चुके हैं। यहाँ पे अगर कोई चीज़ वैरी कर रही है तो वो होते हैं आपके साइड एटम्स। यहाँ पे अगर कोई चीज़ वैरी कर रही है तो वो क्या होते हैं? साइड एटम्स, बराबर। तो साइड एटम्स अगर वैरी कर रहे हैं तो हमने नियम बांध के रखा है। हमने नियम बांध के रखा है। क्या नियम बांध के रखा है? कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
बॉन्ड एंगल उतना ही कम। तो हम लोग एक्सपेक्ट ये करते हैं, हम लोगों का एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये होता है, ये इस प्रकार से H2O सबसे ज़्यादा, Cl2O सबसे कम और उससे भी कम F2O, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। बट आपकी जो रियलिटी है वो रियलिटी ऐसी नहीं होती। रियलिटी में F2O लीस्ट होता ही है, वी डू एग्री, बट Cl2O आगे आ जाता है, H2O पीछे चला जाता है। ठीक है, ये ऑर्डर आ जाता है आप लोगों के रियलिटी में। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, ये इसका रीज़न समझते हैं ये रियलिटी वाले ऑर्डर का। तो देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, इधर क्लोरीन है, इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के ऊपर भी लोन पेयर्स होंगे, ऑब्वियस है। अच्छा, बाजू में आपने पानी का स्ट्रक्चर बनाया है, पानी के स्ट्रक्चर में लोन पेयर्स हैं ऑक्सीजन पे और हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे अगर तुम देखो तो ऑक्सीजन के पास कोई डी ऑर्बिटल्स तो होते ही नहीं है। अच्छा, ऑक्सीजन के पास मतलब 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर की कैपेसिटी होती है, मतलब इसके पास ना तो कोई पी ऑर्बिटल है ना तो कोई डी ऑर्बिटल वैकेंट है, इसके पास कुछ भी नहीं है। हाँ, यानी कि ये एक एक्सेप्टर तो जिंदगी में कभी नहीं बन सकता क्या, लेकिन ये ऑक्सीजन डोनर बन सकता है। यस, इट कैन बिकम डोनर, ये एक डोनर बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास लोन पेयर है, बराबर। अच्छा, नीचे आ जाते हैं क्लोरीन पे। क्लोरीन एक आपके थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। अगर ये एक थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो इसके पास क्या होंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे। और अगर इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, क्लोरीन को। हमारी मेंटालिटी कैसी बन जाती है कि नहीं, क्लोरीन ही डोनेट करेगा, क्लोरीन ही डोनेट करेगा, क्योंकि हम लोग जो बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट ही समझते हैं ना, BF3 का एग्जांपल लेके समझते हैं, तो हमारे दिमाग में ये ठूस जाता है कि BF3 में क्योंकि फ्लोरीन दे रहा है तो हर एग्जाम्पल में फ्लोरीन देगा, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में कौन दे रहा है, ऑक्सीजन, जैसे ऊपर कार्बन वाले में हुआ था। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग भी हुई। अब यहाँ पे तो ऑक्सीजन ये डोनर तो बन जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बेचारा हाइड्रोजन, और तुम तो जानते हो हाइड्रोजन के पास तो कुछ भी वैकेंट चीज़ नहीं होती, तो यहाँ पे कोई भी बैक बॉन्डिंग भी नहीं होगी। और जब जब बैक बॉन्डिंग होती है तो बैक बॉन्डिंग के होने से बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे आप लोगों को ये ऑर्डर देखने को मिला। ठीक है, इस पे भी सवाल आते हैं, आपको क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में कि इसको अरेंज करो बॉन्ड एंगल के बेसिस पे, तो हम लोग ये गलती करते हैं, बल्कि ऑर्डर ये होता है। तो इसीलिए तुम सोचो बैक बॉन्डिंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैक बॉन्डिंग। एक और क्वेश्चन देखते हैं बैक बॉन्डिंग का, ये असर्शन रीजनिंग में आने के इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे आप लोगों के पास एक ऑप्शन है, मैं ये ईथर बना रही हूँ, तुम लोग अभी आगे ईथर क्या होता है ये पढ़ोगे, ये ईथर है। ठीक है, ये ईथर है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों के पास मैंने यहाँ पे कार्बन को हटा के ये कर दिया। कल भी लिया था मैंने ये एग्जाम्पल, बट कल इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं फ्रेम किया था। अब मान लेते हैं मैं इसमें इस ईथर में BF3 ऐड कर रही हूँ, इधर में मैं BF3 ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में ये दोनों मॉलिक्यूल है और इस कंटेनर में ये दोनों मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है, अ न्यू कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, अ न्यू कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, मतलब उन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई और उन्होंने एक नया कॉम्प्लेक्स कुछ तो क्रिएट किया। और यहाँ पे अब आया क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन आया, तो यहाँ पे मैंने तुमसे बोला नो न्यू कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, नो न्यू कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं बना। ठीक है, कुछ भी नया नहीं बना यहाँ पर। अब तुम्हें एक्सप्लेन करना है क्यों नहीं बना। तो देखो, जब कुछ नया बन रहा है तो कुछ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होना होगा ना। ठीक है, अब जैसे इस केस में ये CH3 ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। अभी अभी मैंने ऊपर प्रवचन दिए थे कि जब कोई कार्बन ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है, ऊपर से 4 बॉन्ड अलग बना लेता है, तो वो एक्सेप्टर नहीं बन सकता। तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टर, इट इज़ नॉट एन एक्सेप्टर, ये आप लोगों का एक्सेप्टर नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन डोनर तो है, उसके पास लोन पेयर तो है, बट उस लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की जगह कार्बन के पास नहीं है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होती।
ठीक है। तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को नहीं दे पाता, तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किस पे प्रेजेंट है, ऑन ऑक्सीजन पे यह इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है और उस कंटेनर के अंदर में आया BF3, तो यही ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा किसके साथ, विद BF3 के साथ, ठीक है। और जब यही ऑक्सीजन और यही BF3 आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो इन दोनों के बीच में एक नया कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, एक नया सब्सटेंस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे सिलिकॉन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। अगर इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है तो वो एक एक्सेप्टर है, और डोनर तो ऑक्सीजन पहले ही था, मतलब इसके पास बैक बॉन्डिंग हो रही है। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर मौजूद है, तो कल ही समझ आया था कि आपको ऐसा फील आती है, आपको ऐसा प्रिटेंड होता है कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर हैं, बट बेसिकली आप लोगों के लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि वो लोन पेयर तो किस काम में चले गए, बैक बॉन्डिंग में चले गए। तो अब जब BF3 आएगा सेकेंड कंटेनर में तो लोन पेयर ही नहीं है, तो नो शेयरिंग, नो शेयरिंग, तो जब नो शेयरिंग तो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इसलिए यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। तो नया कॉम्प्लेक्स बनेगा कि नहीं बनेगा, ये भी किस बात पे डिपेंड करता है कि उस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, आगे आप पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड में, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है, एक स्पीशीज देती है, दूसरी स्पीशीज लेती है। अब BF3 तो हमेशा एक एक्सेप्टर के जैसे ही बिहेव करेगी ना, तो ऊपर वाले ने क्या होना चाहिए था, ऊपर वाले ने डोनर होना चाहिए था। तो डोनर तो वो तब होगा ना, जैसे मैंने कल समझाया था, मेरे पास मेरी एक फ्रेंड मेरी ड्रेस मांगने आई, मेरे पास वो ड्रेस तो है तो सही, बट मैंने उसके आने से पहले ही किसी और को वो बोरो करके दे दी है। तो इसका मतलब उसको क्या लग रहा है, मेरे पास ड्रेस तो है, बट मुसीबत क्या है, वो ड्रेस अभी किसी और के पास है टेम्परेरी। तो बस वही बातचीत चलती है कि आपके फर्स्ट केस में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन को लेने वाला कोई है ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या होता है, वो आता है BF3 को मजे से अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। लेकिन जब आप लोगों का बाजू वाले केस में BF3 उसके पास आता है, तो BF3 उसको क्या नहीं कर पाता, इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाता और ले नहीं पाता उससे, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम देखते हैं, रुको, एक और प्रॉब्लम पहले हम उस पर देखते हैं जो हमने कल किया था टॉपिक। कल हमने कौन सा वाला टॉपिक किए थे, कल हमने बैक बॉन्डिंग ही पढ़ा था, लेकिन बैक बॉन्डिंग में मैंने आई थिंक ये वाले एग्जांपल्स नहीं लिए थे कि आप आइडेंटिफाई करो कि क्या कहते हैं, किस में बैक बॉन्डिंग हो रही है और किस में बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, ठीक है। ये वाला टॉपिक कल मैंने नहीं लिया था, तो इसको अपन पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, तुम्हारे पास जो सवाल दिए जाएंगे वो इस तरीके से रहेंगे कि आपको बताना है किसके अंदर बैक बॉन्डिंग हो रहा है और किसके अंदर बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो लेट्स इमेजिन आपके पास 3 ऑप्शन दिए गए, CH3, ठीक है। अच्छा, NCS, उसके बाद आता है आपके पास SiH3, यहाँ पे आ गया NCS, उसके बाद आ गया GE आपका H3NCS। अब ध्यान से सुनेंगे, कल ऑलरेडी बताया जा चुका है ये NCS वाला आइसोथायोसाइनेट, इनके बीच में तो डिस्कशन हमारी ऑलरेडी कल की क्लास में हो गया है, यस्टरडेज क्लास, बराबर। ये डिस्कशन तो ऑलरेडी हो चुका है, तुम जानते हो बैक बॉन्डिंग किस में होगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको रिपीट टेलीकास्ट में नहीं चला रही हूँ, बराबर, नो बैक बॉन्डिंग। और यहाँ पे क्या होगी, यस, बैक बॉन्डिंग होने वाली है, ठीक है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होने वाली है। अब बचता है नेक्स्ट वाला केस। तो ये नेक्स्ट वाला केस अगर तुम्हें याद हो तो यहाँ पे अपन, मैं कल की क्लास का एक बार दिखा देती हूँ, तो हमेशा चीज़ें याद आ जाएंगी। देखो कहाँ गया, एक एक्सेप्शन लिखवाया था तुमको, एक एक्सेप्शन लिखवाए थे कल, हाँ, कि आपका 2p पाई और 4d पाई का एक ही केस पॉसिबल होता है, वो ये है, ठीक है। इकलौता केस यही होता है जो पॉसिबल होता है, बाकी और दूसरा केस पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये बाकी कोई दूसरा केस पॉसिबल ही नहीं है, बराबर। क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि देने वाला नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो 2p पाई है, बट लेने वाला जर्मेनियम है, तो ये 4d, और 2p पाई और 4d पाई में बैक बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, उसमें पॉसिबल है, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ किस में होगी, यहाँ पे होगी,
ठीक है, ये हो गया अपना एक क्वेश्चन। बस इसी प्रकार के सवाल दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं, बराबर, इसी तरीके के सवाल दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं। अच्छा, एक और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है AlF3, ये सवाल मुझे पसंद है, AlCl3। अब इसमें तुम्हें बताना है कि बैक बॉन्डिंग किस में हो रही है, तो तुरंत से हमारे मुंह से जवाब निकलता है AlF3 में, क्योंकि कल तक क्लासेस में कैसे बताया गया, जो जितना छोटा होगा बैक बॉन्डिंग उतनी अच्छी होगी, बराबर। बट रियलिटी में यहाँ पे बैक बॉन्डिंग दोनों ही जगह पे नहीं होती, कहीं भी नहीं होती। क्यों नहीं होती यहाँ पे बैक बॉन्डिंग? तुम्हें फैजान्स रूल पढ़ाया गया है, फैजान्स रूल ने बताया था AlF3 आयोनिक स्पीशीज है, और ये जो बैक बॉन्डिंग जैसा कंसेप्ट ये जो चल रहा है, बैक बॉन्डिंग, ओवरलैपिंग, हाइब्रिडाइजेशन, ये कोवैलेंट लोगों के लिए है। तो AlF3 तो बैक बॉन्डिंग क्या कोवैलेंट बॉन्ड भी नहीं बनाता है। अच्छा, अब बात आती है AlCl3 की, तो AlCl3 के बारे में तुम जल्दी जान जाओगे कि AlCl3 ब्रिज बॉन्डिंग करता है। ठीक है, ये क्या बनाता है? ब्रिज बॉन्डिंग करता है। क्यों ब्रिज बॉन्डिंग करता है? क्योंकि यहाँ पर देखो, देने वाला कौन? आपका क्लोरीन, जो कि 3p का है, लेने वाला कौन? एल्यूमिनियम, जो भी 3p का है। और कल ही रूल्स में बताए थे कि 3p के बीच में अलाउड नहीं होता है, 3p के बीच में अलाउड नहीं होता है। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन में एक और तरीका आ गया आपको कंफ्यूज करने का। ठीक है, अच्छा अभी आ जाओ अगेन। नेक्स्ट में पूछा गया BeF2 और दे दिया गया आपको BeCl2, उसके बाद दे दिया BeH2 और उसके बाद यहाँ पे दे दिया BeNH, ठीक है, 2 और ये होल्ड वाइज 2। अब बताओ, बेरिलियम 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 बेरिलियम, बेरिलियम का क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, मात्र 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये बेरिलियम 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 ये किसके जैसे बिहेव करेगा? ये एक एक्सेप्टर के जैसे बिहेव करेगा। क्या फ्लोरीन डोनर बन सकता है? हाँ, फ्लोरीन के पास लोन पेयर्स हैं तो ये डोनर बन सकता है। क्या क्लोरीन डोनर बन सकता है? हाँ, ये भी डोनर बन सकता है। क्या हाइड्रोजन डोनर बन सकता है? नो डोनर, ये डोनर नहीं है। ठीक है, अच्छा, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होंगे तो ये भी डोनर बन सकता है, बराबर। तो ऐसे केस में ये तो डोनर ही नहीं है, तो ऐसे में ये तो आप लोगों का कभी भी बैक बॉन्डिंग ही नहीं करेगा। तो बैक बॉन्डिंग किस में होगी? इन लोगों में होगी। ठीक है, बैक बॉन्डिंग किन में होगी? उन लोगों में होगी। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करने की आदत डालो बैक बॉन्डिंग किस में हो रही है और किस में नहीं हो रही है। जैसे कि CCl4 SiCl4, बताइए, कार्बन पे अगर नेगेटिव होता है तो वो खुद डोनर बन जाता है, कार्बन पे पॉजिटिव होता है तो एक्सेप्टर बन जाता है, कार्बन पे कुछ भी नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ऊपर से 4 बॉन्ड और अलग बना के बैठा है, तो वहाँ पे कोई भी प्रकार की बैक बॉन्डिंग ही नहीं होती। ठीक है, और फिर बैक बॉन्डिंग किस में होगी? आप लोगों के सिलिकॉन में। तो अगर कल की क्लास को फॉलो करते हुए आ रहे हो तो अभी ये चीज़ें डायरेक्टली समझ में आ रही होंगी कि ये क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। अगर डायरेक्ट अभी के वीडियो में टपके हो कि चलो स्किप करके आगे बढ़ते हैं, तो फिर कुछ भी भेजे में नहीं जा रहा होगा। ठीक है, जैसे आ जाते हैं SiF4 और एक आ जाओ SiCl4। तो अभी देखो, सिलिकॉन यहाँ पे भी है, सिलिकॉन यहाँ पे भी है, इसके पास में भी वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं, बाजू वाले के पास भी वैकेंट d ऑर्बिटल है, मतलब एक्सेप्टर तो देखो दोनों रहेंगे। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन देने की, तो सिलिकॉन हम पता है 3rd पीरियड का है और क्लोरीन भी 3rd पीरियड का है, यानी अगर बैक बॉन्डिंग होती तो कैसी होती? 3p पाई 3p पाई। और अगर यहाँ बैक बॉन्डिंग हो रही है तो ये बैक बॉन्डिंग कैसी हो रही है आप लोगों की? 2p पाई और 3p पाई। तो ऐसे केस में हमने कल ही सीखा है कि ये वाली बैक बॉन्डिंग अलाउड नहीं है। ठीक है, 3p वाली बैक बॉन्डिंग अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? वो ब्रिज बॉन्डिंग में सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं है और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग है, तो बस खत्म, ये आइडेंटिफाई कर लिया। अब जैसे एक और क्वेश्चन SF6 में आपको ये पता लगाना है कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है या यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है, ये पता लगाना है। तो SF6 में तुम ये देखो, सल्फर के आजू बाजू में 6 फ्लोरीन है। ठीक है, इसका मतलब सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 12। एक्सेप्टर वो बनता है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। यहाँ तो इस महान प्राणी का ऑक्टेट ही एक्सपेंडेड है। ठीक है, तो ऐसे में ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये एक्सेप्ट वो करता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जो ऑक्टेट से कम हो। जो ऑलरेडी ऑक्टेट को छोड़ के सुपर ऑक्टेट बना चुका है वो एक्सेप्ट थोड़ी ना करेगा। तो इसीलिए SF6 आप लोगों का नॉट आ लेविस एसिड। ठीक है, ये एक लेविस एसिड नहीं है। लेविस एसिड हम किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है।
ठीक है, विल नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये कभी भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना किसी और से और ना बैक बॉन्डिंग से। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है। ठीक है, ये आप लोगों का एक टॉपिक था। ठीक है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही। तो सिंपल सी चीज़ें रहती हैं, कुछ भी उसमें ऐसा कठिन नहीं होता। बस एक या दो इलस्ट्रेशन और लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग समाप्त करते हैं। अच्छा, कल हम लोगों ने जब क्लास की थी BF3 का, जब मैं बैक बॉन्डिंग तुम्हें समझाई थी, तो बैक बॉन्डिंग समझाने के बाद नीचे BCl3, BBr3 और BI3 के भी एग्जाम्पल्स लिए थे, राइट। तो उन एग्जाम्पल्स में तुम्हें मैंने बताया था कि आपकी बैक बॉन्डिंग आने से एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाती है। तो इस आप कंसेप्ट को याद रखना कि जो लेविस की एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, लेविस की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, ये लेविस की एसिडिक स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बैक बॉन्डिंग के। ठीक है, अच्छा, अगर बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है किसी में भी, तो फिर कैसे कंपेयर करेंगे, वो बेसिक GOC में कंपेयर करना सीखेंगे। बट अगर किसी में बैक बॉन्डिंग हो रही है एक स्पीशीज में, और मान लेते हैं उसके बाजू वाली स्पीशीज में बैक बॉन्डिंग अगर लेट से नहीं हो रही है, तो जिसमें नहीं हो रही है वो ज़्यादा अच्छा लेविस एसिड है। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा लेविस एसिड है, और जिसके अंदर हो चुकी है वो अच्छा लेविस एसिड नहीं है, वो एक अच्छा लेविस एसिड नहीं है। ठीक है, तो ये था हम लोगों के बैक बॉन्डिंग को लेकर सारी बातचीत, सारे उसके प्रवचंस। और लेविस एसिड वाले कंसेप्ट को मैं अभी नहीं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। जब हम लोग बेसिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उस बेसिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेविस एसिड को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अभी इंट्रोड्यूस कर देने का अर्थ होगा कि पूरी तरीके से संपूर्णतः तुम्हारे छोटे से दिमाग के अंदर में क्या हो गई, खिचड़ी मच गई। और अगर मुझे लेविस एसिड की स्ट्रेंथ वाला टॉपिक पढ़ाना भी है, तो मैं चैप्टर खत्म होने के बाद पढ़ूंगी कि लेविस एसिड स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ बैक बॉन्डिंग। ठीक है, या फिर बैक बॉन्डिंग पार्ट 3 लेविस एसिड स्ट्रेंथ, ये इस तरीके से। ठीक है, इसमें अभी फिलहाल मैं भी इसमें खिचड़ी नहीं कर रही हूँ टॉपिक को इंट्रोड्यूस करके। तो यहाँ पे हम लोग ये बैक बॉन्डिंग के एप्लीकेशन वाला पार्ट इसे समाप्त करते हैं। होमवर्क तुम्हें दे दिया गया, उसको करके रेडी रखना। ठीक है।